नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आजकल आईएएस और स्टेट एग्जाम्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल परीक्षा में बेहद स्मार्टली पूछे जा रहे हैं। अक्सर करंट की किसी न्यूज को आधार बनाकर उसके बैकग्राउंड या स्टैटिक पार्ट से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में बदलते ट्रेंड के हिसाब से हमें भी बदलना होगा और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की गहरी जानकारी को कलेक्ट करना होगा, ताकि ठीक परीक्षा के समय आपके सामने एक साथ सब कुछ याद करने का चैलेंज न रहे और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रह सकें। इसलिए आज से स्टडी IQ IAS चैनल पर न्यूज एट 9 प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस बुलेटिन में हम दिन भर की वैसी खबरों को समझेंगे जिनसे सवाल बनाए जा सकने की संभावना हो। तो आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। चुनाव सुधारों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिखी सरकार को चिट्ठी। वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ने पर दिया जोर। ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की शक्तियां देने की रखी मांग। यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पर फ्रांस से बात आगे बढ़ने के आसार। जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट में आपसी सहयोग पर 2008 में हुआ था करार। बातचीत सफल होने पर अब तक की सबसे ज्यादा क्षमता वाला प्लांट बनेगा जैतापुर। और पश्चिमी यूरोप में तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स वायरस। यूरोपियन एजेंसी ने की करीब 1200 मामलों की पुष्टि। यौन संबंध वायरस फैलने की बड़ी वजह। तो चलिए खबरों की शुरुआत करें। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव सुधारों को लेकर सरकार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो वोटर आईडी के साथ आधार लिंकिंग के लिए जल्द अधिसूचना जारी करे। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 बनाया था। इस कानून के जरिए 1950 और 1951 के RPA एक्ट्स में बदलाव किए गए थे। 2021 के संशोधन में वोटर आईडी को आधार नंबर से लिंक करने की बात शामिल है। वहीं युवाओं को खुद को बतौर वोटर रजिस्टर करने के लिए अब साल में 4 मौके मिलेंगे, जो पहले साल में एक ही बार हो सकता था। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को अब जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश भी हुई है। पहले सेना के किसी अधिकारी की पत्नी को ही सर्विस वोटर बनने का अधिकार था। अब यह अधिकार महिला सैन्य अधिकारी के पति को भी दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से अपील की है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बैन लगाने के आयोग के मसौदे पर विचार करें। फिलहाल 1951 का कानून एग्जिट पोल पर रोक लगाता है। कोई भी व्यक्ति आम चुनावों की सूरत में सभी राज्यों में वोटिंग शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पब्लिश नहीं कर सकता। राजीव कुमार ने किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा एक सीट पर चुनाव लड़ने के अधिकार की बात भी सामने रखी। फिलहाल 1951 के एक्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पर से चुनाव लड़ सकता है। सरकार को लिखी चिट्ठी में उन्होंने सरकार से अपील की है कि आयोग को कुछ दलों की मान्यता वापस लेने की शक्ति मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 1951 के कानून के तहत चुनाव आयोग को किसी समूह को बतौर राजनीतिक दल की मान्यता देने की शक्ति है। हालांकि आयोग को मान्यता वापस लेने का हक नहीं है। संविधान में भी राजनीतिक दलों को मान्यता देने या वापस लेने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें, पिछले ही महीने आयोग ने 2100 से ज्यादा RUPPs पर नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी। RUPPs यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे दल हैं जो आम चुनाव में इतने भी वोट हासिल नहीं कर पाते कि वे राज्य दल बन सके, या फिर रजिस्टर्ड होने से लेकर अभी तक उस दल ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। दूसरी तरफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे दल हैं जो चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करते हैं। अगली खबर भी पॉलिटी से है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मियों के बीच एक मुद्दा अखबारों और लोगों के बीच चर्चा में है। ये मुद्दा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या EVM का इस्तेमाल होता है। इसका सही जवाब है नहीं। आइए समझते हैं कि आखिर भारत में असेंबली इलेक्शन या आम चुनावों की तरह राष्ट्रपति को इलेक्ट करने में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। दरअसल भारत में आम चुनाव की प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर आधारित है। इसे सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का सीधा मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो विनर है।
लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 55(3) के मुताबिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। इस सिस्टम में वोटर कई सारे उम्मीदवारों के बीच अपना प्रेफरेंस तय कर सकता है। हो सकता है 5वें उम्मीदवार को वोटर ने अपना पहला प्रेफरेंस बताया हो और तीसरे उम्मीदवार को अपना लास्ट प्रेफरेंस बताया हो। भारत में अभी ईवीएम में इस तरह की वोटिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। संविधान के आर्टिकल 54 के मुताबिक राष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज हिस्सा लेता है। इसे निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। साथ ही दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोनीत सदस्यों को निर्वाचक मंडल में जगह नहीं दी जाती। अनुच्छेद 55(3) के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान के जरिए होता है। ईवीएम के इस्तेमाल की बात करें तो सबसे पहले 1982 में केरल के असेंबली इलेक्शन में ईवीएम जैसी मशीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बारे में कानून न होने की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसे रद्द कर दिया गया। 1989 में संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट करके इलेक्शन में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया। फाइनली 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली यानी 3 राज्यों के 25 विधानसभा सीट्स के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की सभी विधानसभा सीट्स के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद भारत में इलेक्शंस के दौरान ईवीएम का रेगुलर यूज होने लगा। अगली खबर देखते हैं साइंस एंड टेक से। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मुताबिक अब तक मंकी पॉक्स के लगभग 1200 मामले सामने आ चुके हैं। 18 देशों में मिले इन मामलों में सबसे ज्यादा केसेस यूके, स्पेन और पुर्तगाल में हैं। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि इनमें से ज्यादातर मामले ऐसे पुरुषों में मिले हैं जिनके यौन संबंध किसी पुरुष से रहे हैं। इसी तरह बाइसेक्सुअल पुरुषों में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। हालांकि अध्ययन में यह भी साफ है कि इस वायरस का ट्रांसमिशन इस तरह के पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। मंकी पॉक्स डिजीज मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है। यह वायरस शोध के लिए रखे गए बंदरों में 1958 में पहली बार मिला था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहते हैं। इंसानों में इसकी पहचान 1970 में हुई। यह एक वायरल जूनोटिक डिजीज है, यानी यह बीमारी पशुओं से इंसानों में फैल सकती है। हालांकि इंसान से इंसान में भी यह वायरस फैल सकता है। आमतौर पर यह वायरस मध्य और पश्चिम अफ्रीका में मिलता है, क्योंकि यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का फैलाव है। इन वनों में ये वायरस जीवित अवस्था में रह सकते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बैक पेन इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग और बच्चों पर इसका गहरा असर होता है, यहाँ तक कि इनकी मौत तक हो सकती है। एक संक्रमित इंसान से दूसरे इंसान तक यह वायरस ड्रॉपलेट्स या वस्तुओं के साझा इस्तेमाल से फैल सकता है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट से भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। वैक्सीन की बात करें तो वर्तमान में ऐसी कई वैक्सीन मौजूद हैं जिनसे स्मॉल पॉक्स को रोका जा सकता है। इन्हीं वैक्सीन से मंकी पॉक्स से कुछ हद तक सुरक्षा मिल सकती है। मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए 2019 में MVABN वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। इस वैक्सीन को एम्वाम्यून, एम्वानेक्स या जिनोस के तौर पर माना जाता है। अगली खबर भी साइंस टेक से है। भारत और फ्रांस के बीच यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर समझौता आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं। दोनों देशों के बीच 6 EPR न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील लंबे अरसे से लटकी पड़ी है। महाराष्ट्र के जैतापुर प्लांट में 1650 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता के 6 रिएक्टर्स के इंस्टॉलेशन को साल 2008 में ही मंजूरी मिल गई थी। अब अगर यह डील पूरी होती है तो 9,900 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता के साथ यह अब तक की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा निर्माण इकाई होगी। फिलहाल रूस ही एकमात्र देश है जिसने भारत में आयातित लाइट वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्थापित किया है। 1998 में हुए एक करार के मुताबिक रूस तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र में भारत की मदद कर रहा है। परमाणु संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टर्स के कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। इनमें शामिल हैं ईंधन, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स या ब्लेड्स, कूलेंट, प्रेशर ट्यूब्स और स्टीम जनरेटर इत्यादि। इन रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम बेसिक फ्यूल होता है जो यूरेनियम ऑक्साइड के तौर पर इस्तेमाल होता है।
रिएक्टर के कोर में इस्तेमाल होने वाला मुख्य पदार्थ मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर के तौर पर अमूमन भारी जल या ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। मॉडरेटर नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा करता है। रिएक्शन की दर को नियंत्रण में रखने के लिए कोर में कंट्रोल रॉड्स को फिट किया जाता है। यह अमूमन कैडमियम, हैफ्नियम और बोरॉन के बने होते हैं। दुनिया भर के परमाणु संयंत्रों में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, एडवांस्ड गैस कूल्ड रिएक्टर, लाइट वाटर ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर और फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर आदि का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स को सबमरीन पावर प्लांट के तौर पर विकसित किया गया था। इस रिएक्टर में कूलेंट और मॉडरेटर के लिए साधारण जल का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के रिएक्टर को अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स को तीसरी पीढ़ी का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कहते हैं। फिनलैंड, चीन और फ्रांस जैसे देश इसका विकास कर रहे हैं। एपीआर को 2 चरण की सुरक्षा की वजह से काफी सुरक्षित रिएक्टर माना जाता है। 12 जून को ब्रह्मोस मिसाइल के 21 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच यह मिसाइल खूब सुर्खियों में बनी रही। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर ही इसे ब्रह्मोस नाम दिया गया। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें सुपरसोनिक का मतलब है कि यह मिसाइल ध्वनि की गति से तेज चल सकती है और इसकी स्पीड 2 से 3 मैक होती है। इस मिसाइल का परीक्षण पहली बार लैंड बेस्ड लॉन्चर के सहारे चांदीपुर से हुआ था। हालांकि अब इसके तीनों वर्जन यानी भूमि, वायु और समुद्र का विकास हो चुका है। यह एक 2 स्टेज मिसाइल है जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन फिट है। पहली स्टेज मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड तक ले जाता है और अलग हो जाता है। दूसरा स्टेज या लिक्विड रैमजेट मिसाइल को क्रूज फेज में ले जाता है, यानी ध्वनि की गति से 3 गुना के आसपास। यह मिसाइल भूलो और दाग जाओ तकनीक पर काम करती है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि इस रेंज को आगे और बढ़ाने पर काम चल रहा है। शिप बेस्ड ब्रह्मोस का परीक्षण पहली बार 2005 में किया गया था। इस वर्जन को समुद्र से समुद्र और समुद्र से लैंड मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह 2017 में इसका एयर बेस्ड वर्जन परीक्षण किया गया। सुखोई 30 MKI के जरिए यह एयर लॉन्चिंग टेस्ट हुआ था। हाल ही में INS विशाखापत्तनम से इस मिसाइल का समुद्र से समुद्र परीक्षण भी किया गया। ब्रह्मोस के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब इसी साल भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस को लेकर करार हुआ। $374 मिलियन के इस डील के तहत भारत दक्षिण पूर्व एशिया के इस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।